ये हमारी रिवीजन सीरीज़ है। इस रिवीजन सीरीज़ में हम एक एक करके एनसीईआरटी के फर्स्ट पार्ट जो है, जिसमें 8 लेसन्स हैं, हम सारे लेसन रिवाइज़ करेंगे। इस सीरीज़ का मेन पर्पस ये है कि अगर किसी वजह से आपके नोट्स मिस हो गए हैं, या आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, या आपके नोट्स एक जगह कलेक्टेड नहीं हैं, या इसके अलावा अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न लगता है कि क्या पहले पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या इंपॉर्टेंट है, एक रिदम आप नहीं बना पाते, तो आप मेरे साथ जो है इसमें रिदम बनाने की कोशिश कीजिए। अच्छा, मैं ये जो चैप्टर है, आज मैं जो चैप्टर लेके चल रहा हूँ आपका, दिस इज़ यूनिट 3, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज़्म। एनसीईआरटी में इस यूनिट में आपके 2 चैप्टर्स दे रखे हैं, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। तो हम स्टार्ट करेंगे आज मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज़्म से। कोशिश ये करेंगे, क्योंकि चैप्टर लेंदी है, 4 और 5 ये 2 चैप्टर मैग्नेटिज़्म के ऊपर बेस्ड हैं, तो हम इसको जो है 3 वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर एक ही वीडियो में कवर करते हैं तो या तो वीडियो लेंदी हो जाएगा या इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाएंगी। चलिए, खैर कोशिश हमारी ये रहेगी कि ज़्यादा बातें ना हो और काम ज़्यादा हो। तो पहले आपको एक मैप समझा देते हैं कि व्हाट इज़ दिस चैप्टर अबाउट, तो थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। देखो क्लास, ये जो तुम्हारा चैप्टर है इसका नाम है मैग्नेटिज़्म। इसमें बेसिकली तुम्हें 2 चीज़ों पे फोकस करना है। एक तो है तुम्हारे पास रूल्स और लॉज, और दूसरा तुम्हारे पास है फोर्स। मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड एक इफ़ेक्ट है जो कंडक्टर प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर किसी भी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड को तुम मेजर कैसे करोगे? तो उसको मेजर करने के लिए कुछ तो हमारे पास रूल्स हैं। हमारे पास 2 रूल्स हैं। एक रूल को हम बोलते हैं स्नो रूल, और एक रूल को हम बोलते हैं एम्पेयर स्विमिंग रूल। दिस इज़ एम्पेयर स्विमिंग रूल। अच्छा, ये बहुत माइनर रूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि बोर्ड तुमसे पूछेगा व्हाट इज़ स्नो रूल, व्हाट इज़ स्विमिंग रूल, बट ये है कि बेसिक है, थोड़ी सी मालूम होनी चाहिए। और जब लॉज की बारी आती है तो हमारे पास 2 लॉज होते हैं। जैसे हमारे पास 2 रूल्स हैं ना, उसी तरीके से हमारे पास 2 लॉज भी हैं। और ये 2 लॉज कौन से हैं? आई होप मालूम आप सबको होगा। कौन से हैं ये 2 लॉज? थोड़ा सा मेरे साथ साथ, मुझसे तो बात नहीं कर पाएंगे आप, अपने आप से बातें करते रहिए, है ना। यहाँ पर तो कोई है भी नहीं जिससे आपको झिझक हो कि हमारा आंसर सही होगा कि गलत होगा। तो जो भी सवाल पूछूँ अपने आप ही उसका जवाब अपने आप को देते जाइए, और जब मैं बताऊँ तो उसे चेक कीजिए कि वेदर वो ठीक था कि गलत था। तो देखिएगा, 2 हमारे पास लॉज हैं। एक है हमारे पास बायोट सेवर्ट लॉ, और दूसरा है हमारे पास एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, तो बात क्या हो गई, हमारे पास जो मैग्नेटिज्म चैप्टर है उसमें रूल्स एंड लॉज हैं और उसमें फोर्सेज हैं। अब जो ये रूल्स एंड लॉज हैं, इसमें से 2 तो हमारे पास रूल है, एक तो स्नो रूल है, एक एम्पेयर स्विमिंग रूल है, और हमारे पास 2 ही लॉज हैं, बायोट सेवर्ट लॉ है और एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ है। और उसके बाद इन लॉज की हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। बायोट सेवर्ट लॉ की हमारे पास 3 एप्लीकेशन है। अरे भाई, लॉ मालूम चल गया ना आपको ये मालूम चल गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब जब ये मालूम चल गया तो उसको अप्लाई करके 2-3 जगहों पर हम देखेंगे यार कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके देखें कि ये लॉ काम करता है कि नहीं करता। तो एक तो हमने निकाला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। ठीक, एक हमने निकाला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। और एक हम पहले निकाला करते थे, मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। ये हम निकालते थे मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कोयल। ठीक है सर, तो देखो ये वाला जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, अभी राइटिंग को बॉदर मत कीजिएगा, अभी लेसन हमने शुरू नहीं किया, बस आपको एक ओवरव्यू बता रहे हैं। तो जो बायोट सेवर्ट लॉ है, इसकी 3 एप्लीकेशन है। अगर आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे?
अगर आपके पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है तो आप उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, अगर कोई कॉइल है तो उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो ये हम नहीं करेंगे, दिस इज़ नाउ नॉट इन आवर सिलेबस। और इसी तरीके से जो तुम्हारा ये लॉ है एम्पियर सर्किटल लॉ, इस एम्पियर सर्किटल लॉ की भी 3 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड, और तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सिलेंडर। तो इसमें भी तुम्हें बता दें सिलेंडर अब सिलेबस में नहीं है, टॉरॉइड भी हमारे पास सिलेबस में नहीं है, सोलोनाइड की हम बात करेंगे लेकिन टॉरॉइड का फॉर्मूला भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। और अगर हम इसमें फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स भी यहाँ पर 3 लेवल पर स्टडी की जाती हैं। वो 3 लेवल क्या हैं कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दूसरा लेवल है अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि कोई वायर है, अगर आप किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और तीसरा हम इसमें कॉइल, और कैसी कॉइल होती है, रेक्टेंगुलर कॉइल, कि रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट करते हैं तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। तो भाई इसमें ये जो मैंने आपको बताया ये एक यूँ समझिए कि इंडेक्स है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप किसी भी टॉपिक पे जंप कर जाएं, आपके दिमाग के अंदर भी एक फॉर्मेटिंग होनी चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मैग्नेटिज्म में हमें रूल्स एंड लॉस पढ़ने हैं और फोर्सेस पढ़नी है। रूल्स हमारे पास 2 हैं, स्नो रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल, और 2 ही हमारे पास लॉ हैं, बायट-सैविट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ। बायट-सैविट लॉ के 3 एप्लीकेशन थे, लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, और एक्सेस, तो एक्सेस वाला कट हो गया। और इसी तरीके से जो आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है आपको मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। देन करंट कैरिंग वायर, अगर किसी तार में करंट है, किसी वायर में करंट है और आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल है तो वो क्या टॉर्क या फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। तो ये बहुत मोटे मोटे 2 डिवीज़न हैं। तो आज वाले वीडियो में हम कवर करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, बायट-सैविट लॉ, और ये तुम्हारा जो रूल्स हैं। अच्छा, ये फोर्स वाला हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। और इसमें तुम्हें एक बात और बता दें कि भाई ये है कि जैसी ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए, कि जो भी आपने पढ़ा उसको बोर्ड में पूछा कैसे जाएगा, तो उसकी भी हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, बट वो हम करेंगे जब हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए लेट अस स्टार्ट। तो क्लास सिलेबस में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद है हमारे पास ये तुम्हारा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो तुम्हें ये बता दें कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये सबसे पहले बताया था हमें ऑर्स्टेड ने। तो ऑर्स्टेड वो पहले ऐसे आदमी हैं जिन्होंने ये डिस्कवर किया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि मैग्नेटिज़्म हमारे पास 2 तरीके से मिल सकता है। पहला नेचुरल मैग्नेटिज़्म होता है, जो नेचुरल स्टोन है जिसको लोड स्टोन बोलते हैं या आयरन की ओर मैग्नेटाइट बोलते हैं, उसके पास अपना नेचुरल मैग्नेटिज़्म है। और आर्टिफिशियल मैग्नेटिज़्म हम करंट कैरिंग कंडक्टर से बना सकते हैं। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ये बात सबसे पहले हमें किसने बताई थी, ये बात हमें सबसे पहले बताई थी ऑर्स्टेड ने। और ऑर्स्टेड ने इसको प्रूव करने के लिए लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट का रिपीटेडली एक ही जैसा रिज़ल्ट आने के बाद उसने जब देखा कि ऑब्जर्वेशन हमेशा मेरी एक ही आती है, तो उसने उसी ऑब्जर्वेशन को रूल का नाम दे दिया था। और आप भी जानते हैं कि कोई हैपनिंग अगर लगातार और एक ही तरीके से होती है तो उसको नियम कह दिया जाता है। नाउ सी प्लीज़, व्हाट इज़ दिस। ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए एक मैग्नेटिक कंपास है जिसको डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो रेड वाला पोर्शन है वो नॉर्थ पोल है, जो ब्लू वाला पोर्शन है वो साउथ पोल है। तो ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, ऑर्स्टेड ने एक वायर लिया और वायर को उसने कैसे प्लेस किया, उसने वायर को इस तरह से प्लेस किया कि वायर पैरेलल था किसके, मैग्नेटिक नीडल के। उसने इस तरह से प्लेस किया, देखो ये दिस इज़ वायर, और वायर में करंट उसने फ्लो किया साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या हो गया, ऑर्स्टेड प्लेस्ड अ वायर पैरेलल टू अ मैग्नेटिक नीडल। अच्छा, वो क्या ऑब्जर्व करता है कि जैसे ही उसने करंट को स्विच ऑन किया, तो करंट को स्विच ऑन करते के साथ ही जो नॉर्थ पोल था, ये जो रेड वाला नॉर्थ पोल है, ये टर्न हो गया वेस्ट की तरफ। अब आप इस कंपास में देख सकते हैं कि वेयर इज़ वेस्ट,
ये है इधर, दिस इज़ वेस्ट। तो ये जो मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल वेस्ट की तरफ टर्न हो गया, ये ऑब्जर्वेशन ऑर्स्टेड को इस कंक्लूजन पे लेके आई थी कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर हैज़ मैग्नेटिक फील्ड, और इसी मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस्ड होके मैग्नेटिक नीडल ने अपने आप को टर्न कर लिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब जरा इसको थोड़ा सा देख लें। करंट ने मूव किया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और ऐसा होने पर मैग्नेटिक नीडल किधर चली गई? वेस्ट। बस अब एक ओ की कमी थी, ओ इसमें पुट कर दीजिए, और इस रूल का नाम क्या हो गया? स्नो रूल। तो बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक बार इसको समराइज़ कर दूँ। व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ in a wire placed parallel to a magnetic needle, then north pole of a magnet turns towards west। तो भाई ये एक पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताया। अच्छा, ये तो आपने सब जगह लिखा हुआ देखा होगा और ये कहते हुए भी सुना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का मतलब क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। कॉमन सेंस, नॉर्थ कभी भी नॉर्थ से अट्रैक्ट नहीं हो सकता। अगर नॉर्थ किसी जगह जाता है तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पर कौन सा पोल होगा? अपने आप को ही बताते रहे, मुझे नहीं बता रहे हैं। वहाँ पर होगा ऑब्वियसली साउथ पोल। और अगर साउथ किसी जगह जाता है तो वहाँ पर कौन सा पोल होगा? ऑब्वियसली वहाँ पर होगा नॉर्थ पोल। तो जो इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इट विल बी लाइक दिस, कि नॉर्थ, दिस इज़ नॉर्थ, और ये टेल यहाँ पर साउथ। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और प्रेजेंस डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्नो रूल। अच्छा, स्नो रूल के संग जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था। मैग्नेटिक कंपास लेट करो, वायर लेट करो, फिर डायरेक्शन देखो। तो बाद में एम्पेयर ने इसके बाद इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, और एम्पेयर ने एक नया रूल बना दिया। उसका नाम उसने रखा एम्पेयर स्विमिंग रूल। और बहुत सीधी सी बात एम्पेयर ने की कि मान लीजिए एक स्विमर स्विम करता है। अगर वो स्विम करता है तो आप लेट कीजिए कि करंट उसकी लेग्स से उसकी बॉडी में एंटर करता है और उसके हेड से लीव आउट हो जाता है। तो जिधर उसका लेफ्ट हैंड होगा, टेक इन परपेंडिकुलर टू हिज बॉडी, देखो ये इसका लेफ्ट हैंड है ना, इसकी बॉडी के परपेंडिकुलर ले लो ऐसे, बोले यही डायरेक्शन है साहब मैग्नेटिक फील्ड की। समझे सर? तो क्या कहा था एम्पेयर ने? एम्पेयर ने कहा था कि अगर कोई स्विमर स्विम करता है और डायरेक्शन ऑफ करंट उसकी लेग से हेड की तरफ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, टेक इन परपेंडिकुलर टू हिज बॉडी। कोई भी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे ये वायर है। अब आप सपोज़ कर लीजिए कि यहाँ पर एक स्विमर स्विम कर रहा है, ये इसका लेग है और ये इसका हेड है, और देखो स्विमिंग का फ़ोटो आपके सामने है। फ्री स्टाइल पेट के बल स्विम किया जाता है। तो अगर ये अपने पेट के बल स्विम करता है तो इसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? आई होप आप इजीली उसको जज कर लेंगे। ये इसका लेफ्ट हैंड होगा और यही हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये चूँकि हिस्टोरिकल लॉज हैं, क्योंकि मैग्नेटिज्म की शुरुआत ही इन लॉज से हुई थी, तो इसलिए इनको पढ़ा देते हैं। पढ़ना भी चाहिए, लोगों ने वर्क किया है, मेहनत करी है, पढ़ना चाहिए, बट इनका प्रैक्टिकल रेलिवेंस आज की तारीख में बहुत ही कम है। अच्छा, अब हम आएंगे लॉज पे। तो जो हमारा पहला मेन लॉ है जो हमें बताता है कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को मेजर किया जाता है, यानी कि वो हमें फार्मूला देता है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन डिफरेंट केसेस। तो उसको हम बोलते हैं बायोट सेवर्ट लॉ। तो बायोट सेवर्ट लॉ को जरा सा हम समझने की कोशिश करेंगे, और जरा सा क्या पूरा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बायोट ने कहा कि मान लीजिए एक वायर है, दिस इज़ वायर, इरेगुलर शेप्ड वायर ले लिया। रेगुलर शेप से तो समझना बहुत ही आसान होता है। तो बायोट ये कहते हैं कि जैसे आप खाना खाते हैं ना, तो पूरी रोटी एक बार में मुंह में थोड़ा ना रख लेते हैं ना यार, आप छोटा छोटा उसका गस्सा लेते हैं। तो बायोट कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही काम कीजिए आप। डोंट टेक होल वायर इन अ सिंगल टाइम, टेक अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ इट। तो बायोट ने कहा कि अगर आप किसी वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो आप क्या करें, इस वायर का एक बहुत स्मॉल पोर्शन ले लीजिए साहब, ये जो है हमने इस वायर का एक स्मॉल पोर्शन ले लिया। फिर बायोट बताते हैं कि मान लीजिए अगर इस वायर में आई करंट फ्लो करता है ना, और ये करंट जब इस छोटे से कंडक्टर से फ्लो करेगा, ये छोटा सा जो हमने एलिमेंट्री पार्ट लिया, छोटी सी लेंथ ली है,
यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमने एलिमेंट्री लेंथ लेट करी है, ये इतनी छोटी है, इसको लिखना पड़ेगा dl। और जब ये करंट इस लेंथ में से पास हो रहा होगा, भाई करंट तो पूरे वायर में से पास होगा ना, dl में से भी पास होगा, तो हम इसको लिखेंगे idl, और idl को बोला जाता है करंट एलिमेंट। दिस इज़ करंट एलिमेंट। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। मैं बता दूं कि मैं जो भी ये रिवीजन बना रहा हूँ, रिवीजन सीरीज़ है, ये CBSE बोर्ड और ISC बोर्ड दोनों स्टूडेंट्स के लिए इक्वली यूज़फुल है। मेरा फोकस बोर्ड्स पर है 2023-24। तो ये जो आपका IDL है, इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट या फिर करंट कैरिंग एलिमेंट। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन CBSE बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो अब बायोट कहते हैं कि ठीक है, आपको एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट मिल गया, अब आप एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी ढूंढिए जहाँ पर खड़े होकर आप मैग्नेटिक फील्ड को फील करेंगे। इस वायर के चारों तरफ जो स्पेस है, उस पूरे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन हम उस टोटल मैग्नेटिक फील्ड को नहीं नाप रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किसी भी गिवन पॉइंट पर, जैसे मैंने ये एक पॉइंट लिया कि इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आप क्या करें, ये जो आपका स्मॉल एलिमेंट है, इसके एक सिरे से इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो भाई अगर आप इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लिया मैंने P, और DL के संग ये जो एंगल बिल्ड करेगा, इस एंगल को मैंने ले लिया थीटा। और जो ये डिस्टेंस होगा आपका, यानी कि जो आपका करंट एलिमेंट है जिसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं P पॉइंट पर, और P पॉइंट के बीच में ये डिस्टेंस है R। आप फिर से समझ लीजिए बायोट की तरकीब क्या है। बायोट कह रहा है कि पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड एक बार में मत निकालो, आप कंसीडर करो कि एक वायर छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है, तो उसमें से एक बहुत छोटा सा टुकड़ा, जिसको टेक्निकली हम बोलते हैं एलिमेंट्री लेंथ, केवल उस एलिमेंट्री लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो। अरे भाई जब वायर स्मॉल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगा ना। तो बायोट का कहना था कि जो ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा, ये जो थीटा एंगल है, इसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और तीसरा, जो रेडियस है, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब इन सारी बातों को हम एक साथ कंपाइल करेंगे तो dB प्रोपोर्शनल हो जाएगा IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर के। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा, एंड दिस कांस्टेंट इज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो पूरा फार्मूला बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें एक बात याद रखना कि ये जो कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका न्यूमेरिकल जो वैल्यू होता है वो 2 होता है। SI सिस्टम में इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷, और CGS सिस्टम में इसका वैल्यू होता है 1। तो जिस सिस्टम में आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, उसी सिस्टम में आप इसका वैल्यू पुट करेंगे। और साथ में ये भी समझ लीजिएगा कि जो ये म्यू नॉट है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इलेक्ट्रोस्टैट में था परमिटिविटी, एंड दिस इज़ परमिएबिलिटी। एंड ऑब्वियसली मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जब स्पेस में रन करता है, स्पेस में मूव करता है, अगर दो मैग्नेट्स जो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हैं लेकिन वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रही हैं, इसका मतलब उनका असर स्पेस में ट्रैवल करता हुआ एक मैग्नेट से दूसरी मैग्नेट की तरफ जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जिस मीडियम में ट्रैवल करता है, अगर वो मीडियम आपका वैक्यूम है या एयर है, तो उस स्पेस की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को बोला जाता है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये भी कुछ एनालॉगस है जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था। और जो अदर मीडियम होंगे, फॉर अदर मीडियम्स हम केवल म्यू एम लिखेंगे, और म्यू एम का मतलब होगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, और इसका जो रेशियो होगा म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, ये बराबर होगा म्यू आर के। एंड ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे इसको क्या बोला जाएगा, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। सो काम की बात हमारे पास क्या आ गई, काम की बात हमारे पास जो आपको याद रख के लेके जानी है। देखो पढ़ना तो सभी पड़ेगा, जैसे घर में बहुत सारा सामान होता है ना, लेकिन जब कहीं जाते हैं तो सूटकेस में सारा ज़रूरत का सामान लेके जाते हैं।
तो पढ़ना तो बहुत पड़ेगा, लेकिन जब एग्ज़ाम होगा तो सूटकेस तैयार करना पड़ेगा। देखो ये जो फार्मूला है ना, ये सूटकेस फार्मूला है, ये तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये μ0/4π आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर के बराबर होता है। बाकी सारी चीज़ें भी तुम्हें याद होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से आप भूल भी जाते हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये फार्मूला भूल गए तो टॉपिक ही हाथ से गया। एनीवेज, तो बायोट-सैवर्ट लॉ में अभी जो आपने पढ़ा इसको हम बोलते हैं स्केलर फॉर्म। दिस इज़ स्केलर फॉर्म। तो यूजुअली मैंने देखा है मैग्नीट्यूड तो सारे बच्चे निकाल लेते हैं, लेकिन डायरेक्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन के लिए जो है ना, हमें मालूम होना चाहिए बायोट-सैवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो मैं वेक्टर फॉर्म बता रहा हूँ और ज़रा वेक्टर फॉर्म को आप ध्यान से समझ लीजिए। अच्छा देखो, मेरा मन करता है कि जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊँ ना, उसका हाथों हाथ क्वेश्चन भी करवा दूँ, लेकिन मैं टाइम की कमी से ऐसा कर नहीं सकता। तो जैसे ही ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, तो जिस सीक्वेंस में मैंने थ्योरी पढ़ाई है, तो जो मैं अपने कंसेप्चुअल और न्यूमेरिक्स वाले वीडियो बनाऊंगा, तो उसी ऑर्डर में जो है मैं अपने क्वेश्चंस और न्यूमेरिक्स को सजाऊंगा, ताकि आप इन दोनों को जब कंपेयर करें तो इधर आप कंसेप्ट पढ़ें, उधर तुरंत उसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लें। नाउ सी प्लीज़, आपने जैसे ये लिखा कि डी बी बराबर होता है μ0/4π आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक आर से डिवाइड कर दीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा μ0/4π आई डी एल साइन थीटा इंटू आर। बल्कि हम ऐसा करते हैं, टाइम ख़राब हो जाएगा ऐसे, इसको ऐसे लिख देंगे, आई डी एल इसी स्टेप में लिख दीजिए इंटू आर इंटू साइन थीटा, और इधर आप लिख दीजिए आर का क्यूब। अच्छा, थोड़ा सा क्लास 11th के क्रॉस प्रोडक्ट को रिवाइज़ कर लीजिए। वो क्या था, ए बी साइन थीटा इज़ इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी याद आ रहा है कुछ? बल्कि इसको मैं ज़रा प्रॉपर वे में लिखूं, ये ऐसे लिखा जाता था, ए क्रॉस बी इज़ इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। अभी यूनिट वेक्टर एन क्या है, इसको भी अभी बताएंगे। तो अभी जो मैं कंपेयर करूँगा ना, इसको कंपेयर करूँगा ये। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये μ0/4π आई डी एल, यहाँ पर वेक्टर का साइन लगाएंगे और आर यहाँ भी वेक्टर का साइन लगाएंगे, और नीचे आ जाएगा आर क्यूब, और ये जो तुम्हारा डी बी है इस पे भी वेक्टर का साइन लग जाएगा, और ये फार्मूला तुम्हारा कन्वर्ट हो गया वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, और इसमें देखो मैं छोटी से छोटी बात भी आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। अगर आप इसका इम्पोर्टेंस समझते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ये जो मैंने लिखा है आई डी एल, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है करंट एलिमेंट एज वेक्टर। करंट एलिमेंट एज वेक्टर। करंट एलिमेंट वेक्टर होता नहीं है, हम वेक्टर मानेंगे। एंड दिस इज़ रेडियस, तो रेडियस ही बोल दो या फिर इसको बोल देना रेडियस एज वेक्टर। लेकिन स्पेशली करंट कैरिंग एलिमेंट या लेंथ एज वेक्टर बोला जाता है आईडीएल को। तो इसको हम थोड़ा सा साफ साफ लिखते हैं। तो जो हमारा बायोट-सैवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म आया वो ये आया, डी बी इज़ इक्वल्स टू μ0/4π आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर का क्यूब। अब इससे डायरेक्शन फाइंड कैसे करी जाती है, ये यार थोड़ा सा प्रॉब्लम का काम हो गया, क्योंकि इसके लिए राइट हैंड मूव करना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराएंगे ना उसमें एक वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन हम समझा देंगे। अभी आप फ़िलहाल इसको लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा कि दिस इज़ वेक्टर फॉर्म ऑफ एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ, आंसर स्केलर फॉर्म ऑफ एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ। अच्छा, अब मैं आगे का टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले तुम्हें थोड़ी सी कोडिंग बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक प्लेन है, ये प्लेन ऐसे समझ लीजिए जैसे आपका घर का फर्श, और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि कोई एक ऐसी डायरेक्शन है जो इस प्लेन से वर्टिकली डाउन जा रही है, यानी कि फ़र्श के परपेंडिकुलर है और नीचे की तरफ जा रही है, जैसे ज़मीन के अंदर कोई बहुत तेज़ी से तीर आया और धंस गया, तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए साइन का इस्तेमाल करते हैं क्रॉस। तो कहीं अगर हमने क्रॉस बना दिया तो इसका मतलब यहाँ पर जो वेक्टर का डायरेक्शन है दैट इज़ इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। आप कॉपी पे लिखते हैं ना, इसलिए बोला जाता है टू द प्लेन ऑफ पेपर।
अच्छा, मान लीजिए ये एक प्लेन है और हम शो करना चाहते हैं कि एक वेक्टर, एक डायरेक्शन है जो वर्टिकली अप जाती है, तो इसके लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं? डॉट। तो जो क्रॉस है, क्रॉस का मतलब हो जाएगा इनवर्ड और डॉट का मतलब हो जाएगा आउटवर्ड। और ये दोनों के लिए कॉमन है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए, आप खुद एक वेक्टर और आप ज़मीन पे खड़े हुए हैं, तो आप परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है आप उसके परपेंडिकुलर हैं, तो यू आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड यू आर वर्टिकली अप। तो अगर हमें इस बात को शो करना है तो हम ज़मीन के ऊपर एक डॉट बना देंगे, तो इसका मतलब हो गया कि साहब आप ज़मीन के ऊपर खड़े हुए हैं ऊपर की तरफ। और भाई डाउन का एग्जाम्पल तो रहने ही दो, है ना, समझ में आ ही गया होगा। क्रॉस बना दिया तो इनवर्ड और डॉट बना दिया तो अपवर्ड। तो बायोट-सैविट लॉ हमें पता लग गया। अब हम बायोट-सैविट लॉ की एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि भाई जब आपको बायोट-सैविट लॉ पता लग गया तो आप इससे करोगे क्या। तो इसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो हमें दो जगह मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे करंट कैरिंग कॉइल के लिए, है ना, करंट कैरिंग कॉइल। तो करंट कैरिंग कॉइल कैसी होती है पहले आपको दिखा दें। देखो ये कॉइल है, ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज़ एक्चुअली अ रियल कॉइल, और इसमें कई बार हमने इसे घुमा रखा है, ये इसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और ये जो है इस कॉइल का होगा रेडियस। और अगर सिंगल टर्न हो तो देखो हम इस फिगर से भी काम चला सकते हैं। इस डायग्राम में शो किया गया है कि ये एक सिंगल लूप है जिसमें करंट मूव करता है और इसका रेडियस है हमारे पास r, और करंट का डायरेक्शन देखो ऐसे आ रहा है, इस डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो कर रहा है। और जब भी लूप की बात होगी ना तो दो ही डायरेक्शन पॉसिबल हैं, या तो करंट क्लॉकवाइज चलेगा या करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ओके सर, तो पहले हम समझ लेते हैं लूप के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए एक लूप बनाना पड़ेगा। तो लीजिए सर, ये मैंने एक लूप बना लिया, बढ़िया नहीं बना रखी है, या चलो काम चल जाएगा। ये हो गया लूप, और ये इस लूप का हो गया रेडियस r। अच्छा भाई, इस लूप के अंदर करंट भेजना भी पड़ेगा और यहाँ से करंट हमें बाहर निकालना भी पड़ेगा, तो उसके लिए एक गैप बना दीजिए। चल भाई, बन गया गैप। लो, ये यहाँ से करंट इन होगा और यहाँ से करंट आउट हो जाएगा। ठीक है सर। अब बायोट-सैविट लॉ लगाएंगे हम। बायोट-सैविट लॉ क्या कहता है? हमें लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हम सबसे पहले डील कर रहे हैं कि किसी भी करंट कैरिंग लूप के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। हम निकालेंगे पहले मैग्नीट्यूड। एक मिनट सर, वी आर डीलिंग विथ मैग्नीट्यूड। तो बायोट-सैविट लॉ कहता है कि जो भी कंडक्टर हो, आप एज अ होल उसको एक साथ मत लो। बस आप यहीं से याद रखना कि जैसे हम रोटी को एक बार में पूरा नहीं खाते, हम उसका एक छोटा सा निवाला तोड़ते हैं, पहले उसे खाते हैं। तो बायोट भी यही कह रहे हैं कि भाई आप जो है ना, कोई भी कंडक्टर उसका पहले एक छोटा सा पोर्शन ले लीजिए। ये साहब एक छोटा सा पोर्शन मैंने ले लिया, और बायोट ने बताया था इस छोटे से पोर्शन को क्या बोलना है, dl, और जब करंट इसमें से गुजरेगा तो इसको क्या बोलना है, idl। अच्छा, अब ये जो छोटा सा पोर्शन है, इस छोटे से पोर्शन पर अगर हम डायरेक्शन निकालने की कोशिश करें, हमें थीटा निकालना है, हमें चाहिए थीटा, और किस किस के बीच में चाहिए, बिटवीन रेडियस एंड dl। तो देखो, आपको लगता नहीं रेडियस और dl के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जैसे आपने ये ले लिया, दिस इज़ dl, है ना, एक छोटी सी लेंथ ले ली, एंड दिस इज़ रेडियस। तो अगर आप dl और रेडियस के बीच में एंगल लेंगे तो डोंट यू थिंक सो इट इज़ 90? यस, ये 90 ही होता है ना, इसमें किसी की राय की ज़रूरत ही नहीं है, होता ही 90 है। तो जब हमें मालूम चल गया कि ये 90 है, तो dB की वैल्यू हो जाएगी μ0/4 IDL साइन 90 डिग्री अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब ये तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल पोर्शन की वजह से। अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो बोथ साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो μ0/4 एंड दिस इज़ I
दिस इज़ आर स्क्वायर, इसको तो ले जाइए सर आप बाहर, साइन 90 हो गया 1, है ना, और यहाँ पर लिख दीजिए इंटीग्रल टी एल। तो डी बी का इंटीग्रल हो गया बी, दिस इज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, डी एल इज़ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ सर्कमफेरेंस। तो इंटीग्रल ऑफ डी एल क्या हो जाएगा, टोटल सर्कमफेरेंस, दैट इज़ 2 पाई आर। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 रह गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो किसी भी करंट कैरिंग लूप का, सिंगल लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज़ म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। लेकिन इन प्रैक्टिस हम सिंगल लूप यूज़ नहीं करते, इन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कॉइल। देखो आप देख सकते हो इधर, इसको जो है अगर मैं थोड़ा सा इनलार्ज करूं तो यू कैन ईजिली सी कि इट हैज़ नंबर ऑफ वायर्स, इसमें बहुत सारे वायर्स हैं, देख रहे हो आप कितने सारे वायर्स हैं। तो ये जो वायर्स है ना, ये एक तार जा रहा है, ये दूसरा तार जा रहा है, सो ऑन, तो कई बार घुमा हुआ है। तो ये जो इसका घूम है, जो इसके टर्न्स हैं, इसके लिए हम एक अलग से टर्म यूज़ करेंगे, उसको बोला जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स। और ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो जो कुल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा दैट विल बी एन म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। दिस इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आपको इसका डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका रियल डायरेक्शन क्या होता है। देखो इसका रियल डायरेक्शन ये होता है, कैन यू सी दिस, ये एक लूप है जिसको हम ऊपर से देख रहे हैं वर्टिकली, समझ रहे। तो इसमें आप खुद ऑब्जर्व करो कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का पैटर्न क्या है। देखो बीच में ये एक्चुअल में क्या करा है कि ये कॉइल है और कॉइल के चारों तरफ हमने लोहे का चूरा, आयरन फाइलिंग्स डाल रखी हैं। और जब हमने इसमें करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके आयरन के जो छोटे छोटा चूरा है वो अपने आप को मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की तरह अरेंज कर लेता है। तो ठीक सेंटर में अगर आप देखो तो ठीक सेंटर में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये आ रही है, और उसके बाद ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरह से टर्न होती चली जा रही हैं। तो इन केस अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ड्रॉ करने के लिए आ जाए तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न दिखा रखा है और फिर उसको शो करने के लिए हमने यहाँ पर एरोज़ की हेल्प ली है। तो ये जो सेंटर वाली लाइन जा रही है ना स्ट्रेट, अब इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं। देखो अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊपर से नीचे जा रही है, यानी कि आउटवर्ड, और ऐसा भी हो सकता है कि इनवर्ड जाए। कैसे, वो अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहले आप समझ लो कि ये एक्चुअल जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होती हैं कॉइल की कैसी होती हैं। दूसरा ये भी समझ लीजिए एरियल व्यू है। एरियल व्यू का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक मोटरसाइकिल है, सड़क पर खड़ी है और आप जो है उसके बगल में खड़े हो, उसको देख रहे हैं, ये साइड व्यू हो गया। अब मान लीजिए एक मोटरसाइकिल है, अब आप छत के ऊपर खड़े हैं इतनी मंजिले पे और वहाँ से उस मोटरसाइकिल को देख रहे हैं, तो आपको केवल ऊपर से उसकी गद्दी, पेट्रोल टैंक, स्पीडोमीटर, बस यही दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे ही हमें कॉइल का ये टॉप व्यू दिखाई पड़ रहा है। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में दो ही ऑप्शन होते हैं कि अगर करंट हमारा क्लॉकवाइज चल रहा है, इफ़ करंट इज़ मूविंग क्लॉकवाइज, इफ़ करंट इज़ मूविंग क्लॉकवाइज, अगर करंट क्लॉकवाइज चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड। इस क्रॉस का मतलब क्या हो गया, इनवर्ड। परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है, इसमें देख सकते हैं ना आप। ये जो कॉइल है, ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आ रही है इसके सेंटर से पास हो रही है, और कॉइल वर्टिकल प्लेन में है, और ये जो लाइन आ रही है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर शो करने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसे शो किया जा सकता है कि ये कॉइल के पीछे से निकल के ऐसे परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जा रहा है। ये तब है जब करंट चलता है इसमें क्लॉकवाइज। और अगर करंट इसमें चले एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके लिए डॉट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आउटवर्ड आ रही होगी। अगर हम साइड व्यू से देखें तो जैसे ये साइड व्यू है तो ये हो गया आउटवर्ड, है ना। खैर ज़्यादा नहीं सोचते, कन्फ्यूज़न ही होता है, बस इतना याद रखें, करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा डायरेक्शन, और करंट अगर क्लॉकवाइज चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड होगा। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, अगर वायर का लेंथ इनफाइनाइट है और अगर वायर का लेंथ फाइनाइट है। थोड़ा पेशेंस से आपको काम लेना पड़ेगा, ठीक है। किसी जादू की उम्मीद मत रखिए। जादू, हिप्नोटिज़म, सम्मोहन अच्छा तो लगता है लेकिन इसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती। लेकिन पेशेंस से काम लेंगे, चीज़ों को समझेंगे, लॉन्ग लास्टिंग होंगी, बहुत लंबे समय तक आपका साथ देंगी।
तो सर इसमें जो हमने ये जो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है, दिस नेक्स्ट डेरिवेशन इज़ अबाउट अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ों को कि कैसी दिखती हैं, किन चीज़ों की बात हो रही है। देखो ये एक ट्रांसमिशन लाइन है। अगर आप इस ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो देखिए इस ट्रांसमिशन लाइन में वायर हैं, दीज आर वायर, देख सकते हो ना, ये देखो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है और ये किलोमीटरों लंबे वायर होते हैं। ये जितना डिस्टेंस मैंने अपने मार्कर पेन से इसमें लिख दिया, ये जितना मैंने शो कर दिया, देखो फिर से देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखने में तो ऐसे ही लग रहा है 6-7 सेंटीमीटर है मेरी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन ये एक्चुअल में जो है 200-300 मीटर या उससे भी ज़्यादा होगा। तो ये बहुत ही लंबे वायर होते हैं एंड ऑब्वियसली दे आर कैरिंग करंट। तो ऐसे वायर्स को हम क्या ट्रीट करते हैं, ऐसे वायर को हम बोलते हैं स्ट्रेट, क्योंकि ये सीधे हैं और चूँकि इनकी लेंथ का और छोर इतनी आसानी से पता नहीं लग सकता तो इनको बोलते हैं इनफाइनाइट। और चूँकि ये करंट कैरिंग वायर है तो स्ट्रेट, लॉन्ग, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। अब इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि हम इनका और छोर निकाल ही नहीं सकते। हाँ भाई, वो तो पता लगेगा कि कहाँ से वायर डालना शुरू किया, कहाँ पर ख़त्म किया। यहाँ पर इन्फिनिटी का सेंस ये है कि नॉर्मल वायर से बहुत ही ज़्यादा लंबा वायर होता है। तो ऐसी वायर लाइन के भी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, आइए अब वो देखते हैं। देखो डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है ये। इसके लिए आप क्या करो, पहले एक स्ट्रेट वायर लो, ये एक वायर हो गया। अब आप लेट करो कि इस वायर के अंदर आई करंट फ्लो करता है और इसमें जो ये आई करंट फ्लो कर रहा है ना, अब इस वायर की लेंथ का तो हमें मालूम ही नहीं, इसका ये वाला एंड कहाँ है, इन्फिनिटी, और ये वाला एंड कहाँ है, इन्फिनिटी। तो हम इसमें एक लेंथ कंसीडर करेंगे, हम कहेंगे कि यार तो बहुत ही लंबा वायर है, इसका तो कुछ पता ही नहीं लग रहा। तो हम इसमें एक छोटा सा लेंथ ले लेंगे। सपोज़ हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एक लेंथ ले लिया और हमने कहा कि चलो भाई इस इनफाइनाइट वायर में हमने एक फाइनाइट लेंथ ले ली और इस फाइनाइट लाइन का मेज़रमेंट है L। अब हम एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेंगे। देखो सारा ज्ञान उधारी का है, समझो ना, तो आप न्यूटन हो ना मैं न्यूटन हूँ। मैं भी किताबों में पढ़ के सीख रहा हूँ और आप भी मुझसे सीख रहे हैं या आप किताबों में पढ़ के सीख रहे हैं। तो जैसे जैसे सिखाया जा रहा है वैसे याद कर लीजिए। रिसर्च की नौबत तब आती है जब क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछा जाए, वहाँ पर हाँ बोर्ड कहता है कि भाई अपने दिमाग से सोच के बताओ। अभी दिमाग से सोचना नहीं है, अभी तो जो बताया गया है बस उसको ठीक से समझना है और याद रखना है। चलिए सर, तो ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट को आप इस फाइनाइट लेंथ के एक किनारे से ज्वाइन कर दीजिए और दूसरे पॉइंट को आप दूसरे किनारे से ज्वाइन कर दीजिए, मतलब इसी पी पॉइंट को दूसरे किनारे से। तो ये जो है ना, इसको तो आप लिखिए ए, यही कोड है इसका, मतलब किताबों में ऐसे ही लिखा जाता है। और ये है आर। तो इसमें आप इतनी बुद्धिमत्ता ना दिखाएं कि भाई हम तो इसको एक्स लिखेंगे या हम इसको वाई लिखेंगे, नहीं भाई, जैसे लिखा जाता है ना वैसे ही लिख लो। तो क्या ऐसा होता है ना, जो पुराने एग्जामिनर होते हैं उनकी निगाहों में चीज़ें सेट होती हैं, वो बार बार देखते हैं कि इस डिस्टेंस को ए लिखा, उस डिस्टेंस को एल लिखा, अगर वही उनको लिखा हुआ मिल जाए ना तो खुश हो जाते हैं। अब आप कहो कि साहब हम यहाँ पर एक्स लिखेंगे तो वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएगा, बोले यार एक्स लिखा, मामला कुछ गड़बड़ हो सकता है। एनीवेज खैर, तो ये रेडियस हो गई हमारी आर और ये फाइनाइट लेंथ हो गई और ये हमारा एंगल हो गया थीटा। ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है हमने, इसको लिखिए 90 और इसको लिखेंगे आप फाई। ये फाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा समझना। तो कुछ जनरल चीज़ें होती हैं, पहले वो जनरल चीज़ें लिख दीजिए। क्या है वो जनरल चीज़ें? अरे भाई मेरी स्क्रीन को क्या हो गया, एक मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे करंट। करंट इन वायर। अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लगती है तो आप इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड तेज़ स्पीड में भी देख सकते हैं, है ना। इसको 1.25 पर भी आप देख सकते हैं, 1.5 मत करना पहली बार में। तो करंट इन वायर आप मान लीजिए कि ये आई हो गया। तो अब क्या करना, आप यहाँ पे लिखना वी नो दैट, भाई हमें मालूम है, हमें बायोट सैबर्ट ने बता दिया कि जो डी वी होता है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है और इसको हमने इक्वेशन 1 लिख दिया। अब देखना यह है कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है ये, ट्रिकी क्या, बस आप इसमें स्टेप्स याद रखो। इसमें जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं ना, जो वेरिएबल हैं, उन सबको हम कन्वर्ट करेंगे फाई के रेस्पेक्ट में। देखो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। सपोज़
ये जो ट्राइंगल है ना, इसका नाम लिख दो, ये है ए, ये है बी, और वो तो हो ही गया पी। अब इस ट्राइंगल में आप एक एक करके ज़रा कुछ ऐसे देखिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए, इधर लिखते हैं, चलो इधर लिख देते हैं कि जो थीटा है और जो फाई है इसका सम होगा 90 डिग्री। हाँ बिल्कुल होगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस फाई। दोनों साइड आप ले लीजिए साइन थीटा, और यहाँ भी आप ले लीजिए साइन 90 माइनस फाई। तो साइन थीटा इज़ इक्वल्स टू कॉस फाई। फार्मूला होता है हमारी मैथमेटिक्स में साइन 90 माइनस थीटा इज़ इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो ये मैंने पहला कन्वर्जन कर लिया, साइन थीटा को फाई की टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद क्या करेंगे, इसी ट्राइंगल में अब हम जो है ना एक टेन थीटा की वैल्यू लेते हैं इसी ट्राइंगल में। यहाँ पर लिख देना पहले ट्राइंगल का नाम। इस तरीके के क्वेश्चन वैसे कम ही आते हैं, लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है, अगर आ जाए तो लेंदी हैं थोड़े ये, है ना वैसे, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसी ट्राइंगल में अब आप टेन फाई की वैल्यू भी निकालिए। बच्चे मुझसे पूछते हैं अक्सर कि सर न्यूमेरिक्स कितने नंबर के आते हैं, डेरिवेशन कितने नंबर के आते हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसका कोई सेट फार्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी यूजुअली देखा गया है अब तक जो 20 साल का एवरेज रहा है कि 15 से 18 नंबर तक के तो न्यूमेरिक्स आते हैं। अच्छा, थ्योरी का तो पैटर्न ही बिल्कुल बदल गया 2-3 साल से, लेकिन अगर आप डेरिवेशन भी कर लेते हो ना तो कम से कम भी मैं समझता हूँ आपको 15 से 20 नंबर के डेरिवेशंस मिल जाएंगे। तो जिनको थोड़ा न्यूमेरिक में डर लगता है, जो ये माने बैठे हैं कि न्यूमेरिक्स आ गए तो क्या होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं हो पाए तो क्या होगा, अरे जो होगा देखी जाएगी भाई, मन लगा के पढ़ते रहो, और कम से कम जो तुम्हें लगता है कि हम कमांड कर सकते हैं डेरिवेशंस में, सबसे पहले वो अच्छे से करो, वो मजबूत करो। खैर, तो टेन फाई की वैल्यू लगा लीजिए। टेन फाई कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन फाई की वैल्यू ले लीजिए। परपेंडिकुलर इज़ एल और बेस कितनी है ए। तो हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं, जरा पेपर कम पड़ रहा है, इसको हम डिवाइड करके लिखेंगे वैसे। अरे यार, यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। चलिए सर, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा L इज़ इक्वल्स टू ए टेन फाई। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू फाई। तो डी बाई डी फाई ऑफ L, ए चला जाएगा बाहर चूँकि कांस्टेंट है, और डी बाई डी फाई ऑफ टेन फाई। तो ये बन गया डी एल अपॉन डी फाई, और ये आ गया ए। और भाई टेन फाई का जो डिफरेंशियल होता है दैट इज़ सेक स्क्वायर फाई। तो यहाँ से डी एल का वैल्यू आपके पास आ जाएगा ए डी एल, रबर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, डी एल डी फाई। तो डी एल का वैल्यू आ जाएगा ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। इसको लिखना इक्वेशन नंबर 3। देखो, दो कन्वर्जन कर लिए हमने। कौन कौन से कन्वर्जन कर लिए हमने, साइन थीटा को फाई की टर्म में कन्वर्ट कर लिया और डी एल को फाई की टर्म में कन्वर्ट कर लिया। देखो, भारी कुछ नहीं है इसमें जो कैलकुलेशन यूज़ करी गई है ना, उनका ऑर्डर अगर देखा जाए तो क्लास 10 की ज्योमेट्री और टिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। थोड़ा लंबा है डेरिवेशन, सेहत में मत जाना है इसकी, वैसे है आसान ही है। अब दो कन्वर्जन हो गए। अब दो कन्वर्जन के बाद तीसरा कन्वर्जन देखिए, यहीं पर आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए कॉस फाई की। अब कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो तुम्हारा कॉस फाई है इसमें बेस कितनी हो गई, बेस है ए और हाइपोटेन्यूज है आर। तो आर का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ए अपॉन कॉस फाई। और तुम्हें मालूम होगा, नहीं मालूम है तो अब मालूम चल जाएगा कि 1 अपॉन कॉस फाई को लिखते हैं सेक फाई। तो ए सेक फाई। लो साहब, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। तो तुमने डी एल को कन्वर्ट कर लिया फाई की टर्म में, वो आ गया ए सेक स्क्वायर डी फाई। देखो कितना गंदा लिखा है, रुको साफ करके लिखो। दिस इज ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, है ना। तुमने साइन थीटा को कन्वर्ट कर लिया, वो कॉस फाई आ गया। तुमने रेडियस को कन्वर्ट कर लिया, वो ए सेक फाई आ गया। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, पुट वैल्यू ऑफ 2, 3 एंड 4 इन 1। चिंता मत कीजिए, डेरिवेशन जितना फूलना था फूल गया, अभी सिमटने वाला है। तो डी वी हमारे पास कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट था, ये आई था। उसके बाद डी एल की जगह क्या लिखोगे, जल्दी बोलो, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है। और डी एल के बाद साइन थीटा की जगह क्या लिखोगे,
कॉस फाई और नीचे आता है रेडियस का स्क्वायर। अच्छा रेडियस कितनी थी तुम्हारी, रेडियस थी तुम्हारी ए सेक फाई, तो स्क्वायर करना है ना, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब देखो कैंसिल करके क्या बचेगा तुम्हारे पास, ये बचेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इधर आ जाएगा आई, इधर आ जाएगा कॉस फाई और नीचे आ जाएगा तुम्हारा ए। तो ये वैल्यू आ गई तुम्हारी डी वी की, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई ए, और ये बच गया तुम्हारे पास डी फाई। ठीक है सर। अब ये तो उन्होंने जो है ना, जो छोटी सी लेंथ थी तुम्हारी एल, ये उसका मैग्नेटिक फील्ड बताया, लेकिन हमें तो पूरे सिस्टम का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, पूरी इनफाइनाइट लेंथ का। तो इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल डी बी इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन ए। तो डी बी का इंटीग्रल तो हो गया पी, और ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो गया आई, और ये नीचे आ गया ए। इंटीग्रल में रह गया तुम्हारा कॉस फाई डी फाई। देखो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें समझनी है, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो याद कर लेना। तुम इसको ऐसे देखो कि ये जो हमारा वायर है ना, इस वायर का जो ये एंड है जिसको मैंने लिखा है इन्फिनिटी, ये वाला एंड, अगर मैं इस एंड को इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ज्वाइन करूं, और ऐसी इस वायर का जो ये दूसरा एंड है इसको भी मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, एक मिनट, ये मैंने ज्वाइन किया ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, अरे यार लाइनें सीधी नहीं खींच रही भाई, और ये भी मैंने ज्वाइन कर दिया ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, है ना। तो ये जो एंगल होगा ना, दिस एंगल, इसको हम लिखेंगे दिस इज़ फाई 1, और जो ये ऊपर वाला एंगल है ना, इसको हम लिख देंगे फाई 2। एक्चुअल में इस वायर के जब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो देखो इंटीग्रेट हम किसको कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कॉस फाई को, यानी कि हम ये बताना चाह रहे हैं एंगल की टर्म में कि इस वायर की लिमिट्स एंगल की टर्म में कहाँ है। अगर मान लीजिए वायर फाइनाइट हो, उतना ही जितना मैंने शो कर रखा है, तो नीचे वाले एंड का एंगल है फाई 1, और माइनस ज़रूर लगा देना क्योंकि निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, और ऊपर वाला जो इसका एंड है उसका एंगल है फाई 2। बट ये तो इनफाइनाइट वायर है ना, अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा ना तो थोड़ा सा केस ख़राब हो जाएगा। चलो कोशिश करके देखता हूँ मैं, चलो भाई ट्राई करता हूँ। मान लीजिए वायर और लंबाई यहाँ तक है वायर, है ना, तो अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जो मैं एंगल ड्रॉ करूँगा वो एंगल यहाँ तक आ जाएगा। आपको लग नहीं रहा है एंगल इंक्रीज़ हो गया ना इंक्रीज़। अब ये तो इनफाइनाइट वायर है, ये तो हनुमान जी की पूँछ है, ये तो बढ़ती चली जाएगी, और अगर ये बढ़ती चली जाएगी तो ये एंगल भी बढ़ता चला जाएगा, और ये एंगल बढ़ते बढ़ते कितना बड़ा हो जाएगा, जब आप कहेंगे कि भाई इस वायर का एंड इन्फिनिटी पर है, तो आपको हमें ये समझाना पड़ेगा कि ज़्यादा दिमाग खर्च ना करें, सीधी शराफत से इस बात को मान लीजिए, अगर वायर का एंड इन्फिनिटी पर है तो ये जो फाई है ना, ये आपको लेना पड़ेगा 90 डिग्री। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिमिट पुट करनी है कि जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो -φ1 से φ2 तक इंटीग्रेट करूँगा। तो ज़रा इंटीग्रेट कर लीजिए। जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स है वो तो आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे, और जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं भी है तो उनको मैं बता दूं, मुश्किल से 10 फार्मूले करने होते हैं डिफरेंशियल, इंटीग्रल और बायनोमियल के मिला के, और बायनोमियल तो 12th क्लास में कहीं एप्लीकेशन भी नहीं है। उन 10 फार्मूले में पूरी 12th हो जाएगी। उसके लिए ऐसा नहीं है कि अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं ली तो फिज़िक्स समझ में नहीं आएगी। खैर, तो cos फाई का इंटीग्रल कितना होता है, -sin फाई, है ना, और क्या कहते हैं, ये लिमिट लगा दीजिए आप φ1 से φ2, और अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये अरे ये cos फाई का इंटीग्रल होता है हमारा sin फाई। माइनस कहाँ से आ गया था, ये माइनस नहीं है भैया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया हमारा आई अपॉन ए, और पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो फाई की जगह लिख दीजिए φ2 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए -φ1, है ना, और भाई ये जो माइनस है ना, इसको अब हम ज़रा सा बाहर सरका दें तो ये हो जाएगा sin φ2,
ये वाला माइनस और बाहर वाला माइनस मिलके हो गया प्लस, दिस इज साइन फाई 1, और ये मास्टर फार्मूला आ गया। ये मास्टर फार्मूला क्यों है, जब अभी न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल प्रैक्टिस करवाएंगे ना तब बताएंगे। दिस इज़ मास्टर फार्मूला। और ये आपको मैंने एडवांस में ही बता दिया है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, इन दोनों साइंस की, क्योंकि दोनों एंड्स इन्फिनिटी पर हैं, वैल्यू क्या लगेगी 90 डिग्री। और साइन 90 कितना होता है 1, ये वाला साइन 90 पे कितना हो जाएगा 1, 1 + 1 कितना हो गया 2। तो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये आ गया 2i अपॉन ए। बस भाई, डेरिवेशन आपकी कॉपी में भी लिखा होगा, मैंने कोई नई चीज़ नहीं बता दी। मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि अकेले पढ़ते हुए कई बार आलस आता है, थोड़ा सा मन भी भागता है, लेकिन कोई आदमी बताता रहे ना, बोलता रहे, कहता रहे साथ चलो देखते रहो, तो इस बहाने थोड़ा सा काम हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हमारे पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/a। फॉर्मूले को याद रखिएगा। अच्छा, अब इसका भी डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्शन कैसे होता है, वो डायरेक्शन भी आपको दिखा दें। देखिए इस तरीके से होता है इसका डायरेक्शन। ये देखिए, ये एक स्ट्रेट वायर है, आप ध्यान से देखेंगे ना तो छिला हुआ तार भी इसमें बीच में दिखा रखा है। और ये जो है आपका, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। तो मैं कलर चेंज करके पहले आपको बताऊं कि इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न क्या है। आपको भी वैसे दिख रहा होगा, देखो कैसे बनी हुई है, ये गोल, इस तरह से गोल है ना। ये जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब जैसे फर्श, और वायर है वर्टिकल, जैसे आप फर्श पे खड़े होते हैं वैसे वायर खड़ा हुआ है। तो ये बात आप याद रखना कि कंडक्टर जिस प्लेन में होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। तो इसके लिए एक रूल होता है। रूल क्या है, रूल ये है, मेरे बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत शोर की आवाज़ें आ सकती है, मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, समझ में आ गया, दुनिया मेरे चुप कराए चुप नहीं हो सकती। खैर, आप इसके लिए याद रखना राइट हैंड थंब रूल। देखो मैं लिख रहा हूँ, क्या है ये, राइट हैंड थंब रूल। दिस इज राइट हैंड थंब रूल। तो थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि चिंता लग रही है वीडियो लंबा ना हो जाए, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, भूल चूक माफ। हाँ जी, राइट हैंड थंब रूल। इसमें हम इमेजिन करते हैं कि कंडक्टर को अगर हम अपने राइट हैंड में पकड़ लें, ये जो वायर है ना इसको अपने राइट हैंड में ग्रैब कर लीजिए। अगर अंगूठा आपका करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी कि जब आप इसको इमेजिन करेंगे कि आपने ग्रैब किया तो ये अंगूठा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो करंट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो आपने देखिए सीधे हाथ की अंगुलियाँ कैसे मुड़ रही हैं। यूँ सपोज़ कीजिए कि आपने अपनी जो रिस्ट वॉच है ना उसको टेबल के ऊपर रख दिया, अब उसके ऊपर अपने हाथ को चला रहे हैं, हाथ की अंगुलियों को मोड़ रहे हैं, तो दो ही ऑप्शन है, या तो घड़ी की सुइयों में या उनके विपरीत, यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखो अगर मैं करके देखता हूँ ना और अंगूठा मेरा ऊपर की तरफ है तो मेरी अंगुलियाँ चल रही हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो इस वाले केस में जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये रिंग्स की फॉर्म में होगा, और इन रिंग्स के अंदर जो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं इनका डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो आप देख रहे हैं ना, फिर से एक नीचे कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स हैं, लोहे का चूरा, और एक तार है, इसमें करंट है। और ये जो है ये कोई डायग्राम नहीं है, दिस इज़ एक्चुअल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, दिस इज़ एक्चुअल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, है ना। तो एक्चुअल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से ही मैंने आपको ये पैटर्न कॉपी करके दिखाया है। तो अगर हम इस पैटर्न को अलग से ड्रॉ करें तो देखो ये पैटर्न कैसे ड्रॉ होगा। इसको ऐसे ड्रॉ किया जाएगा कि अगर ये वायर है तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा इट विल बी लाइक दिस। देखो सर, ऐसे गोल गोल लाइक दिस। अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चलेंगी तुम्हारी एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस चलेंगी क्लॉकवाइज। वाइट बोर्ड पे लिखते हैं ना यार, तो कॉपीज पे टैब पे लिखने में, स्क्रीन पर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आदत नहीं है अभी स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा लिखने की। चलिए, तो मैंने आपको स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी बता दिया, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/a, और मैंने इसकी डायरेक्शन भी बता दी। दो ही ऑप्शन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कोसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में होंगे वायर के चारों तरफ। अब बहुत जल्दी से हम ये भी देख लें कि फाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं।